हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जी की विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। सो फ्रेंड्स, आज अपन पढ़ने वाले हैं खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006। उसके सुपर हिट प्रश्न करने वाले हैं। इसके बाहर आपका एक भी प्रश्न नहीं जाएगा और बहुत ही इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है। यहाँ से फैक्ट आने ही आने हैं, क्योंकि यही एक नियम है जो पूरी खाद्य सुरक्षा को तय करता है, खाद्य सुरक्षा के मानक तय करता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, एफएसएस एक्ट या खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम, जिसको हम फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड एक्ट कहते हैं, खाद्य सुरक्षा मानक एक्ट कहते हैं, 2006, ये लागू कब हुआ था? तो देखो, इसको राष्ट्रपति की जो स्वीकृति मिली थी, राष्ट्रपति को की स्वीकृति इसको कब मिली थी? राष्ट्रपति की स्वीकृति इसको मिली थी 23 अगस्त 2006। 23 अगस्त 2006 को इसको राष्ट्रपति की स्वीकृति मिल गई थी और भारत के राजपत्र में ये जो प्रकाशित हो गया था, मतलब ये लागू हो गया था, भारत के राजपत्र में ये प्रकाशित हो गया था। कब हो गया था? 24 अगस्त 2006, है ना। तो मतलब ये 24 अगस्त 2006 से ये लागू हो गया था। ठीक है, तो इसको राष्ट्रपति की स्वीकृति 23 अगस्त 2, अगर राष्ट्रपति की स्वीकृति का है तो 23 अगस्त 2006 लगा के आइएगा। और ये पूछा जाए कि कब ये लागू हुआ या कब राजपत्र में प्रकाशन हुआ, तो 24 अगस्त 2006 लगा के आइएगा। इसी के तहत फसाई की स्थापना की गई है, जो कि एक स्वायत्त संवैधानिक निकाय है और ये एक अधिनियम के तहत इसकी स्थापना हुई, इसको इसलिए इसको सांविधिक निकाय कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये पूरे भारत में लागू हो चुका है। पूरे भारत के जितने राज्य हैं सारे जगहों पर ये लागू है। तो राष्ट्रपति की स्वीकृति कब मिली? 23 अगस्त 2006। राजपत्र में कब प्रकाशित हुआ? 24 अगस्त 2006। अगला क्वेश्चन है, खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 में कुल कितनी धाराएं हैं एवं कितने अध्याय हैं? तो इसमें 101 धाराएं हैं और 12 अध्याय हैं। खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 में कितनी धाराएं हैं? 101 इसमें धाराएं हैं और अध्याय कितने हैं? 12 हैं। ये खाद्य सुरक्षा से संबंधित कई पुराने जो कानून हैं उनको संशोधित करके बनाया गया है, उनको ही सम्मिलित करके बनाया गया है। 6 अधिनियम हैं, जैसे कि खाद्य अपमिश्रण निवारण एक्ट 1954 है, फल उत्पाद आदेश अधिनियम 1955 है, मांस खाद्य उत्पाद आदेश एक्ट 1973 है, वनस्पति तेल पैकेजिंग आदेश 1998 है, दुग्ध उत्पाद से जुड़े नियम है 1992 और एक सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टेड ऑयल वाला अधिनियम है 1967 का, जिसे मिला के इस अधिनियम को बनाया गया है। खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम का मतलब पुराने कितने अधिनियम को इसमें ऐड कर दिया है? पुराने 6 अधिनियम जो है इसके अंतर्गत शामिल कर दिए गए हैं। पुराने 6 अधिनियमों को मिला के इसको लाया गया है। इसकी पहली जो धारा है उसमें इसका विस्तार की बात की गई है, कहाँ तक इसका विस्तार रहेगा। अगला है खाद्य सुरक्षा और जो मानक अधिनियम है 2006, उसका उद्देश्य क्या है, वो किसको बताता है? खाद्य से संबंधित विधियों को समेकित करता है एक जगह पे, खाद्य पदार्थों के लिए विज्ञान आधारित मानक अधिकृत करता है, निर्माण भंडारण विक्रय आपूर्ति करता है, ये सभी, तो ये सारे ही खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम के उद्देश्य हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान में खाद्य पदार्थों का जो अपमिश्रण है, जैसे मिलावट वगैरह की जाती है, इनसे संबंधित जो नियम हैं वो किस सूची के विषय हैं? संघ के राज्य के समवर्ती सूची के किसके हैं? तो ये समवर्ती सूची के विषय हैं। भारत के संविधान में जो खाद्य पदार्थों का अपमिश्रण वाला विषय है उसको किस सूची में शामिल किया गया है? समवर्ती सूची में शामिल किया गया। मतलब खाद्य पे कानून राज्य सरकार भी बना सकती है और केंद्र सरकार भी बना सकती है। खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 कहाँ तक विस्तार है? ये जो इसका जो वर्णन है इस अधिनियम की धारा 1 में किया गया है। तो इस अधिनियम का विस्तार कहाँ पे है? संपूर्ण भारत में इस अधिनियम का विस्तार कहाँ किया गया है? अधिनियम का विस्तार कहाँ पर है? संपूर्ण भारत में इसका विस्तार किया गया है। अगला है, ऐसी कोई सामग्री जिसका उपयोग अपमिश्रण के प्रयोजन से किया गया है, मतलब मिलावट के प्रयोजन से ही किया गया है, तो और जिसको मिलाया जाता है वो क्या कहलाएगा? वो अपद्रव्य कहलाएगा। ऐसी कोई सामग्री जिसका उपयोग अपमिश्रण के प्रयोजनों से किया गया है या किया जाता है वो क्या कहलाएगा? उसको अपद्रव्य कहेंगे। क्या कहेंगे? उसको अपद्रव्य कहेंगे। अगला है, खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम में खाद्य सुरक्षा आयुक्त से क्या अभिप्रेत है? खाद्य सुरक्षा आयुक्त क्या होता है? खाद्य सुरक्षा आयुक्त धारा 30 में नियुक्त प्राधिकारी होते हैं। इनको हम फूड सेफ्टी कमिश्नर भी बोलते हैं इंग्लिश में। आयुक्त मतलब होता है कमिश्नर
और खाद्य सुरक्षा आयुक्त की जो नियुक्ति की जाती है वो किस धारा में की जाती है? तो खाद्य सुरक्षा आयुक्त की जो नियुक्ति की जाती है धारा 30 में की जाती है। धारा 30 के अंतर्गत राज्य का खाद्य सुरक्षा आयुक्त होता है। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है कि खाद्य सुरक्षा आयुक्त की मतलब नियुक्ति किस धारा में की जाती है? तो धारा 30 में खाद्य सुरक्षा आयुक्त की नियुक्ति की जाती है। धारा 7 की बात करते हैं तो वो धारा 7 में जो फसाई के जो अध्यक्ष हैं और फसाई के जो सदस्य हैं, फसाई के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति और उनके जो वेतन वगैरह हैं उनके बारे में वर्णन है। वेतन के बारे में वर्णन है, उनको क्या क्या शर्तें रहेंगी, उनकी सेवा शर्तों का वर्णन है। तो फसाई के अध्यक्ष और जो सदस्य होते हैं उनके सेवा शर्तों का वर्णन किस में किया गया है? धारा 7 में किया गया है। धारा 30 में किसकी बात की गई है? खाद्य सुरक्षा आयुक्त की नियुक्ति। तो वो किस धारा में फसाई जो एक्ट है, एफएसएस एक्ट है, उसकी किस धारा में खाद्य सुरक्षा आयुक्त की नियुक्ति की गई है? धारा 30 में उसकी नियुक्ति की गई है। इसके अलावा धारा 38 क्या कहती है? धारा 38 जो है वो एफएसओ की शक्तियाँ बताती है। जो आप बनने वाले हैं उसकी शक्तियाँ कौन बता रहा है? धारा 38। धारा 38 जो है एफएसओ की शक्तियाँ बताती हैं। फूड सेफ्टी ऑफिसर की कौन कौन सी शक्तियाँ होती हैं जो उसे दी रहती हैं वो बताता है कौन? धारा 38। और धारा 37 में एफएसओ की नियुक्ति के बारे में बताया गया है, जिसकी नियुक्ति कौन करता है? खाद्य सुरक्षा आयुक्त या फूड सेफ्टी कमिश्नर ही एफएसओ की नियुक्ति करता है इस अधिनियम के अनुसार। वही एग्ज़ाम वगैरह के लिए मतलब नोटिफिकेशन वगैरह, विज्ञप्ति वगैरह जारी करवाता है। तो ये सारा काम खाद्य सुरक्षा आयुक्त का ही रहता है। खाद्य सुरक्षा आयुक्त की नियुक्ति किस धारा में होती है? धारा 33 में होती है। धारा 37 में किसकी होती है? एफएसओ की होती है। और धारा 38 में क्या है? एफएसओ की शक्तियाँ हैं। और धारा 7 में किसकी है? जो फसाई के जो अध्यक्ष हैं उनके सदस्य, वेतन, शर्तें वगैरह किस में की कहा गया है? धारा 7 में कहा गया है। अगला क्वेश्चन है, खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम की किस धारा में खाद्य को परिभाषित किया गया है? देखो, धारा 3 है उसमें परिभाषाएं दी गई हैं। जो धारा 3 है खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम की, पूछा जाएगा कि खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम की किस धारा में परिभाषा दी गई है? तो धारा 3 में परिभाषा दी गई है। धारा 2 में नियंत्रण की जो समीचीनता के बारे में संघ की घोषणा की गई है, जबकि धारा 3 में परिभाषा दी गई है। तो धारा 3 की जो धारा जे है, मतलब धारा 3 जे है, उसमें किसकी परिभाषा दी गई है? खाद्य की परिभाषा दी गई है। तो यहाँ यही पूछा है कि खाद्य की परिभाषा किस में दी है? तो धारा 3 जे में खाद्य की परिभाषा दी है ना। अच्छा, इसके बाद धारा 3 की उपधारा के में क्या बोला है? के जो है उसमें खाद्य योजक मतलब फूड एडिटिव की परिभाषा दी है। खाद्य योजक मतलब किसकी परिभाषा दी है? फूड एडिटिव। फूड एडिटिव की परिभाषा किस धारा में दी है? के में। धारा 3 का जो के वाला भाग है उसमें किसकी परिभाषा दी है? फूड एडिटिव की परिभाषा दी है। जो ऊपर से मिलाए जाते हैं पदार्थ, उसकी परिभाषा धारा 3 की उपधारा के में दी गई है। और धारा 3 की उपधारा जे में खाद्य की परिभाषा दी गई है कि खाद्य क्या होता है, वो दी गई। इसके अलावा धारा 3 की जो धारा एम है, एम जो है उसमें खाद्य प्राधिकरण बताया गया है। फूड जो अथॉरिटी होती है, खाद्य जो प्राधिकरण होता है, वो धारा 3 की धारा एम उपधारा एम में बताया है। धारा 3 की जो उपधारा डी है, डी में क्या बताया है? कोई भी दावा करता है कि किसी खाद्य में क्या क्वालिटी है, वो दावे की जो बात की गई है वो धारा डी में दी गई है। यदि आपने हमारा फूड सेफ्टी ऑफिसर का ट्रिकी बैच लिया है तो ये सारी धाराएं मैंने वहाँ पे ट्रिक से याद कराई हैं, तो आपको वहाँ पे ये सारी धाराएं ट्रिक से याद हो जाएंगी। इसके अलावा जो हमारा एफएसओ क्रैश कोर्स है उसमें मंडे में या ट्यूसडे में इसका टेस्ट है। जो हमारे क्रैश कोर्स चल रहा है जहाँ पर डेली टेस्ट चलते हैं, वहाँ पर इन जो एफएसएस एक्ट का ही टेस्ट रहेगा और फसाई का रहेगा। उससे आपके ये पूरे के पूरे जो टॉपिक है बार बार रिवीजन करोगे ना, तो याद करने से अपेक्षा जब बार बार टेलीग्राम पर प्रैक्टिस करोगे तो वो ऑटोमेटिकली आपको याद हो जाएगा। तो अगर आपको बार बार रिवीजन करना है, डेली टेस्ट देना है, डेली एक टारगेट बनाकर टॉपिक तैयार करना है,
तो आप हमारा एफएसओ का क्रैश कोर्स ले सकते हैं, वहाँ आपकी बहुत शानदार तैयारी हो जाएगी। ओनली 799 का ये हमारा क्रैश कोर्स है, जिसमें आपको डेली टेस्ट देने मिलेंगे, डेली आपकी प्रैक्टिस होगी, बार बार रिवीजन होगा, उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए जाएंगे। इसके अलावा एप्लीकेशन पर आपको डेली का टॉपिक दिया जाएगा, डेली वीडियो दी जाएगी, अगर कठिन टॉपिक के शॉर्ट नोट्स दिए जाएंगे और उस टॉपिक के एमसीक्यू दिए जाएंगे, जिसका रात को टेस्ट होगा। इसके अलावा मेघालय, झारखंड, राजस्थान, जहाँ जहाँ भी एफएसओ के पेपर हुए हैं वो पीवाईक्यू देकर उनका टेस्ट लिया जाएगा। तो आप अगर 100% तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारा एफएसओ का क्रैश कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी हमारा एक एफएसओ का एमसीक्यू कोर्स भी है, जहां पर केवल एमसीक्यू है टॉपिक वाइज। इसका चार्ज है 499। इसमें आपको हर टॉपिक के एमसीक्यू मिल जाएंगे, जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ वो भी वहाँ मिल जाएंगे, पार्ट ए के भी मिल जाएंगे और पार्ट बी के भी मिल जाएंगे। तो आप वो हमारा एमसीक्यू कोर्स भी ले सकते हैं, और एक हमारा नोट्स वाला बैच भी है, आप वो भी परचेस कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम की कौन सी धारा खाद्य प्राधिकरण से प्रेरित है? मतलब खाद्य प्राधिकरण में किस धारा में खाद्य प्राधिकरण का वर्णन किया गया है? धारा 4। धारा 4 जो है खाद्य प्राधिकरण की वर्णन करती है, और धारा 3M जो है वो इसको परिभाषित करती है। धारा 3M खाद्य प्राधिकरण को परिभाषित करती है, और जो खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण है, जिसको हम बोलते हैं फसाई, फसाई की स्थापना किस धारा के अंतर्गत करी गई है? फसाई की स्थापना धारा 4 के अंतर्गत की गई है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कि फसाई की स्थापना किस धारा के अंतर्गत की गई है? तो फसाई की स्थापना धारा 4 के अंतर्गत की गई है। जबकि धारा 5 में फसाई की संरचना है। धारा 5 में किसकी बात की गई है? धारा 5 में फसाई की संरचना है। धारा 5 में फसाई की संरचना है। धारा 6 में फसाई के लिए एक चयन समिति बनती है, उसका वर्णन धारा 6 में है। उसका वर्णन किस में है? धारा 6 में जो फसाई के लिए एक चयन समिति बनती है, उसका वर्णन धारा 6 में है। और धारा 7 में फसाई के अध्यक्ष और सदस्यों के वेतन भत्ते और शर्तें हैं। तो धारा 4 से जो 9 तक है, धारा 4 से 9 तक फसाई से ही संबंधित है। धारा 4 में फसाई की स्थापना है, धारा 5 में फसाई की संरचना है, उसके अध्यक्ष तथा सदस्यों की योग्यता है, धारा 6 में उसके लिए चयन समिति है, और धारा 7 में उनके जो वेतन भत्ते हैं, कार्यकाल है 65 वर्ष और 3 वर्ष का कार्यकाल होता है, ये धारा 7 में वर्णन है। इसका क्या हो जाएगा? खाद्य प्राधिकरण से कौन सा हो जाएगा? दूसरा वाला इसका आंसर हो जाएगा। अगला है, अधिनियम के अधीन खाद्य व्यवसाय संचालक से मतलब क्या होता है? खाद्य व्यवसाय संचालक क्या होता है? जिसके द्वारा कारोबार किया हो, बिल्कुल सही। जो इसका स्वामी हो, ये भी सही होगा। जिन पर इस अधिनियम के विनियमन को अनुपालन करने की जिम्मेदारी हो, तो ये सारे ही इसके सही हो जाएंगे। ये सारे ही खाद्य व्यवसाय संचालक के बारे में हो जाते हैं, जो कि खाद्य का व्यवसाय चलाता है। जो भी खाद्य कारोबार होता है, कारोबारी होता है, उसके बारे में बताता है। जो खाद्य कारोबारी के कर्तव्य होते हैं या खाद्य कारोबारी के दायित्व होते हैं, उसका वर्णन धारा 26 में किया गया है। जो खाद्य कारोबारी के दायित्व होते हैं, जो फूड ऑपरेटर होता है, उसके जो कर्तव्य होते हैं, उसका वर्णन किस में किया गया है? धारा 26 में उसका वर्णन किया गया है। अगला है, खाद्य सुरक्षा से क्या मतलब होता है? खाद्य सुरक्षा क्या बताती है? अब अपमिश्रित खाद्य से सुरक्षा, मतलब जो मिलावटी खाद्य पदार्थ है उससे सुरक्षा। खाद्य सुरक्षा से आश्वासन की खाद्य उसके अपेक्षित उपयोग के अनुसार स्वीकार्य है, या ए और बी दोनों? तो इसका ए और बी दोनों ही इसका आंसर हो जाएगा। अगला है, खाद्य सुरक्षा अधिकारी की नियुक्ति की जाती है, वो किस धारा के अधीन की जाती है? जो खाद्य सुरक्षा अधिकारी की नियुक्ति की जाती है, अभी मैंने आपको बताया कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी की जो नियुक्ति होती है वो धारा 37 के अधीन होती है। धारा 37 के अधीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी की नियुक्ति होती है। किसके अधीन होती है? धारा 37 के अधीन। धारा 38 क्या बताता है? धारा 38 बताता है जो एफएसओ की पावर होती हैं, एफएसओ की जो शक्तियाँ होती हैं या एफएसओ की जो पावर होती हैं, वो धारा 38 बताता है। धारा 39 क्या बताता है? एफएसओ के दायित्व, एफएसओ के क्या दायित्व होते हैं, ये कौन बताता है? धारा 39। देखो, धारा 38 शक्तियाँ बताती है, उसके जो दायित्व होते हैं ये वो कौन बताता है? धारा 39 बताती है। और जो धारा 40 है वो विश्लेषण बताती है।
क्रेता द्वारा खाद्य का विश्लेषण कराया जा सकता है। मतलब कोई भी विक्रेता है या खरीदने वाला है, वो क्या कर सकता है, अब खाद्य जो खरीदने वाला जो व्यक्ति रहेगा, उसको लगता है कि कोई खाद्य में दोष है, तो वो उसका विश्लेषण करा सकता है। वो उसका वर्णन किस धारा में किया गया है, जो खाद्य का विश्लेषण करा सकता है, उसका वर्णन धारा 40 में किया गया है। खाद्य का विश्लेषण करा सकता है, उसका वर्णन किस में किया गया है, धारा 40 में किया गया है। ठीक है, ये चारों ही धारा बहुत इंपॉर्टेंट है। धारा 37 में एफएसओ की नियुक्ति है, 38 में एफएसओ के पावर हैं, 39 में एफएसओ के दायित्व हैं, और धारा 40 में उसके विश्लेषण के बारे में बताया गया है। अगला क्वेश्चन है, खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 के अधीन मिथ्या छाप वाले को किस में परिभाषित किया गया है। धारा 3 है, ये मिथ्या छाप 3 में ही परिभाषित किया गया है। जो मिथ्या छाप होता है उसको किस में परिभाषित किया गया है, तो मिथ्या छाप को परिभाषित किया है 3ZF में। धारा 3ZF में मिथ्या छाप को परिभाषित किया गया है। मिथ्या छाप मतलब क्या होता है कि कोई प्रोडक्ट है खाने का, उस पे झूठा ही कुछ लेबल लगा दिया हो, उस पे लेबल क्या लगा दिया हो, झूठा लगा दिया हो या मिथ्या कुछ छाप दिया हो, तो उसका वर्णन किस में किया गया है, मिथ्या छाप का वर्णन किस में किया गया है, मतलब उसकी परिभाषा किस में दी गई है, उसकी परिभाषा 3ZF में दी गई है, और उसके बारे में किस में बताया है, धारा 52 में बताया है। धारा 52 जो है मिथ्या छाप या गलत ब्रांड के बारे में दंड का बताती है कि इसके लिए 3 लाख तक का जो आपको दंड लग सकता है। जो मिथ्या छापता है या गलत ब्रांडिंग करता है, मिथ्या की ब्रांडिंग करता है, गलत ब्रांडिंग करता है, तो उसके लिए जो मिथ्या छाप के लिए 3 लाख तक का जुर्माना लग सकता है। अगर कोई व्यक्ति मिथ्या छापता है, गलत छापता है, तो उसे धारा 52 के तहत क्या लग सकता है, धारा 52 के तहत उस पर 3 लाख तक का जुर्माना लग सकता है। धारा 52 के तहत उस पर क्या लग सकता है, 3 लाख तक का जुर्माना लग सकता है। इसके अलावा विज्ञापन अगर गलत देता है, भ्रामक विज्ञापन देता है, तो धारा 24 के तहत जो भ्रामक विज्ञापन के बारे में बताया है। धारा 24 जो है जो भ्रामक विज्ञापन है उसके बारे में बताती है, और धारा 52 ये बताती है अगर आप मिथ्या छाप करते हो तो 3 लाख तक का आप पे दंड लग सकता है। और धारा 3ZF क्या बताती है, मिथ्या छाप वाले को परिभाषित करती है। मिथ्या छाप वाले को कौन परिभाषित करती है, धारा 3ZF जो होती है मिथ्या छाप को परिभाषित करती है। धारा 3A क्या करती है, अपद्रव्य की परिभाषा देती है। धारा 3A किसकी परिभाषा देती है, अपद्रव्य की परिभाषा देती है, जो मिलावटी पदार्थ होगा। 3ZF क्या देगा, जो ZF रहेगा वो किसकी परिभाषा देगा, मिथ्या छाप, गलत छाप की परिभाषा देगा। जो धारा 3C है वो किसकी परिभाषा देगा, ये जो फसाई के अध्यक्ष है उसकी परिभाषा देता है। फसाई के जो अध्यक्ष हैं, उन जैसे ये पुण्य सलिल हैं, उनकी जो परिभाषा देता है वो कौन देता है, धारा 3C देता है। और 3D जो है वो दावों को बताता है। दावे मतलब किसी भी खाद्य पदार्थ पर कोई भी बताना कि ये इसमें ये खाद्य पदार्थ में ये क्वालिटी है, उसका जो बताता है धारा 3D बताता है। अगला है, विधि से इस अधिनियम द्वारा बनाए गए नियम अभिप्रेत है। मतलब कौन इसके तहत नियम बनाएगा, किसके द्वारा बनाए गए नियम माने जाएंगे, तो राज्य और केंद्र सरकार दोनों द्वारा ही नियम बनाए जा सकते हैं। राज्य भी बना सकता है और केंद्र भी इसके जो नियम है बना सकता है। मतलब राज्य भी इसके तहत जो नियम है, राज्य का भी शक्ति है कि राज्य भी इसके तहत जो नियम बना सकता है, और जो केंद्र सरकार है वो भी इसके तहत नियम बना सकते हैं। तो ये दोनों ही इसका अंतर्गत आ सकता है क्योंकि हमने पढ़ा है कि इसमें ये समवर्ती सूची में आता है। समवर्ती सूची का मतलब होता है कि राज्य भी इसके तहत बना सकता है और केंद्र सरकार भी इसके तहत बना सकता है। धारा जो 85-86 है वो इसके बारे में बताती है ना, कि कौन। इसके अलावा आपसे ये पूछें अगर कि ये दोनों ही बना सकते हैं, मतलब ये आ जाएगा किस अधिनियम के तहत राज्य सरकार को नियम बनाने की शक्ति है, तो धारा 94 के तहत कौन बना सकता है, धारा 94 के तहत इसमें राज्य सरकार बना सकती है। और जो धारा 91 है उसके तहत कौन बना सकता है, केंद्र बना सकता है। इसके अलावा जो फसाई है उसको भी विनियमन बनाने की शक्ति दी गई है, अगर केंद्र सरकार मंजूरी दे दे तो वो धारा 92 में दी गई है। किसको शक्ति दी गई है,
केंद्र सरकार द्वारा फसाई को शक्ति दी गई है। तो धारा 94 में कौन बना सकता है नियम? राज्य बना सकता है। और धारा 91 के तहत नियम कौन बना सकता है? धारा 91 के तहत बना सकता है केंद्र। तो धारा 91 के तहत केंद्र बना सकता है और धारा 94 के तहत कौन बना सकता है? राज्य नियम बना सकता है। दोनों को ही नियम बनाने की शक्ति दी गई है। अगला है खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 के अधीन प्राथमिक खाद्य जो होता है उससे क्या अभिप्राय होता है? प्राकृतिक रूप से कृषि, बागवानी या पशुपालन के रूप में उत्पाद, बिल्कुल सही है। हाथों से उगाए, खड़े किए गए, संग्रहित और बीनने से उत्पादित पदार्थ, तो ये दोनों ही इसके आंसर हो जाएंगे। अगला है कोई भी खाद्य पदार्थ मिथ्या छाप वाला समझा जाएगा। कब समझा जाएगा मिथ्या छाप वाला? यदि उस पर कोई भी नियमों की उपेक्षा की गई हो, कोई भी लेबल नहीं लगाया गया हो, तो हम उसको मिथ्या छाप वाला समझेंगे। पहला बिल्कुल राइट है। दूसरा है लेबल या अन्यथा उसके बारे में मिथ्या दावे किए गए हों, ये भी अगर आया होगा तो भी उसको मिथ्या छाप वाला समझा जाएगा। वह ऐसे नाम से विक्रय किया जाता है जो किसी अन्य खाद्य पदार्थ का हो या अन्य ब्रांड का हो, तो ये सारे ही क्या कहलाएंगे? ये सारे ही मिथ्या छाप वाले कहलाएंगे। इन सारों को ही क्या बोलेंगे? मिथ्या छाप वाला बोलेंगे। तो उपरोक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। कोई भी खाद्य पदार्थ जो रंजित हो, मतलब रंग युक्त हो, नासित हो, विषैला हो, रोगजन्य हो, घटिया हो या सस्ते पदार्थ से बना हो, तो वो क्या कहलाएगा? वो असुरक्षित खाद्य कहलाएगा। अधिनियम के तहत उस खाद्य पदार्थ को क्या बोलेंगे? अधिनियम के तहत उसको असुरक्षित खाद्य बोलेंगे। क्या बोलेंगे? असुरक्षित खाद्य उसको बोला जाएगा। अगला है भारतीय खाद्य और सुरक्षा मानक प्राधिकरण का प्रधान कार्यालय कहाँ है? मतलब फसाई का कार्यालय कहाँ पर है? फसाई का कार्यालय दिल्ली में है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 2008 में हुई थी और 2011 से इसने काम करना स्टार्ट किया था। अगला है खाद्य प्राधिकरण में कितने सदस्य होंगे? तो खाद्य जो फसाई का जो प्राधिकरण है उसकी अपन ने पढ़ी थी संरचना। इसकी संरचना के बारे में धारा 4 में फसाई की स्थापना है और धारा 5 में इसकी संरचना का वर्णन है। तो ये फसाई में कितने सदस्य होंगे, इसका वर्णन एफएसएस एक्ट की किस धारा में है? धारा 5 में है। तो इसमें कितने सदस्य होते हैं? इसमें एक अध्यक्ष होता है, 22 सदस्य होते हैं जिसमें से 1/3 क्या होती हैं? महिलाएं होती हैं। तो इसका कौन सा आंसर हो जाएगा? 20 का आंसर हो जाएगा। एक अध्यक्ष होते हैं, 22 सदस्य होते हैं। एक अध्यक्ष सहित सदस्य, मतलब एक अध्यक्ष होता है सहित 22 सदस्य जिसमें क्या होती हैं? 1/3 महिलाएं होती हैं। ये आपको याद रखना है। 1/3 इसमें क्या होना चाहिए? महिलाएं होना चाहिए। अगला है भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण के सदस्यों और अध्यक्षों का कार्यकाल कितना होता है? इसका वर्णन एफएसएस एक्ट की धारा 7 में किया गया है। तो इसका जो कार्यकाल होना चाहिए वो कितना होना चाहिए? 3 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी पहले हो जाए, है ना। ये अध्यक्ष का होता है 3 वर्ष या 65, और अगर सदस्य होते हैं तो सदस्यों का 3 वर्ष या 62 वर्ष होता है। अध्यक्षों के लिए जो 65 वर्ष आयु होती है और जो सदस्य होते हैं उनके लिए आयु कितनी होती है? 62 वर्ष होती है। अगला है केंद्रीय सलाहकार समिति के संदर्भ में जो प्रावधान किया गया है वो किस धारा में किया गया है? तो ये फसाई ये केंद्रीय सलाहकार समिति बनाएगा। अधिनियम की धारा 11 के तहत ये समिति कौन बनाएगा? केंद्रीय सलाहकार समिति। तो केंद्रीय सलाहकार समिति धारा 11 के तहत कौन बनाएगा? फसाई बनाएगा। और इसमें समिति धारा 12 में समिति के कार्य हैं। जो केंद्रीय सलाहकार समिति बनेगी धारा 11 के अंतर्गत, उसके कार्य किस में बताए हैं? धारा 12 में उसके कार्य बनाए हैं। इसमें सीईओ होगा, सभी खाद्य सुरक्षा आयुक्त होंगे। धारा 13 में वैज्ञानिक पैनल के बारे में बताया है। वैज्ञानिक पैनल का एक गठन होगा जिसमें वैज्ञानिक होंगे, उनका एक पैनल बनेगा। ये किस में बताया? धारा 13 में बताया। धारा 14 में वैज्ञानिक समिति का बताया है। धारा 14 में कौन बनेगा? वैज्ञानिक समिति बनेगी। तो धारा 14 में वैज्ञानिक समिति का वर्णन किया गया है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें याद रखना। अगला क्वेश्चन है खाद्य प्राधिकरण की जो कार्यवाही है, खाद्य प्राधिकरण की जो कार्यवाहियाँ हैं उसका वर्णन किस धारा में किया गया है? खाद्य प्राधिकरण की जितने भी कार्यवाहियाँ होंगी, वो जो भी कार्यवाही करेंगे उसका वर्णन धारा 17 में किया गया है। किस में किया गया है? धारा 17 में किया गया है। इसके अलावा धारा 18 में इससे संबंधित कुछ थ्योरी हैं, खाद्य
जो अधिनियम है उससे संबंधित कुछ सिद्धांत इसमें किए गए हैं। धारा 19 में फूड एडिटिव के बारे में बताया गया है, मतलब जो खाद्य योजक खाद्य में टेस्टिंग के लिए, खाद्य में रंग सुधारने के लिए जानबूझकर जो जोड़े जाते हैं, उसका वर्णन किस में किया गया है? धारा 19 में किया गया है। और संदूषक, जिनको हम कंटामिनेंट भी बोलते हैं, ये प्राकृतिक रूप से विषैले पदार्थ, भारी धातु वगैरह हो सकती हैं। तो संदूषक के बारे में या कंटामिनेंट के बारे में किस धारा में बताया गया है? धारा 20 में बताया गया है। जबकि धारा 17 में क्या बताया गया है? खाद्य प्राधिकरण की कार्यवाही के संबंध में प्रावधान किए गए हैं। अगला क्वेश्चन है, खाद्य सुरक्षा के साधारण सिद्धांतों का उल्लेख किसमें किया गया है? अभी मैंने आपको बताया था, खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के जो अध्याय 3 एवं धारा 18 में इसका वर्णन किया गया है। जो इसके मानक सिद्धांत हैं उनका वर्णन किसमें किया गया है? धारा 18 में किया गया है। खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अधीन खाद्य पदार्थों के बारे में, कोई खाद्य पदार्थ कैसा होगा, खाद्य पदार्थों के जो उपबंध हैं वो किस में किए गए हैं? तो अध्याय 4 में किए गए हैं। खाद्य पदार्थों के जो उपबंध हैं, धारा किस में की? अध्याय 4 में किए गए हैं, धारा 19 से 24 तक। जिसमें 19 क्या है? फूड एडिटिव के बारे में बताता है, मतलब खाद्य योजक के बारे में बताता है। धारा 20 जो है फूड कंटामिनेंट, मतलब खाद्य को जो दूषित करने वाले जो पदार्थ होते हैं उनके बारे में बताता है। धारा 21 जो है, जो औषधि अपशिष्ट वगैरह रहते हैं, जैव अपशिष्ट रहते हैं, औषधि रहती है, जो जीव अपशिष्ट होते हैं, उनके बारे में कौन बताता है? धारा 21 बताता है। धारा 22 क्या बताता है? जिनके मानक निर्धारित नहीं होते, कार्बनिक जो खाद्य पदार्थ होते हैं, वो कौन बताता है? धारा 22 कार्बनिक खाद्य पदार्थों के बारे में बताता है। धारा 22 किसके बारे में? कार्बनिक खाद्य पदार्थों के बारे में। धारा 23 जो है फूड पैकेज के बारे में बताता है। धारा 23 किसके बारे में बताता है? फूड पैकेज के बारे में बताता है। और जो विज्ञापन, भ्रामक विज्ञापन के बारे में धारा 24 बताता है कि अगर किसी भी खाद्य के बारे में भ्रामक विज्ञापन देते हो तो वो कौन सी धारा बताती है? धारा 24 भ्रामक विज्ञापन के बारे में बताती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन वस्तुओं के आयात पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है? धारा 25 के तहत। देखो जो अध्याय 5 है और जो एक अध्याय 5 और एक धारा 25, ये एक ही अध्याय में, मतलब अध्याय 5 में केवल एक ही धाराएं हैं। 12 अध्याय है टोटल, उसमें से जो अध्याय 5 है उसमें केवल एक ही धारा है, धारा 25। ये आयात पर प्रतिबंध लगाती है। तो जो असुरक्षित होंगे, मिथ्या छाप वाले होंगे, उनको खरीदा नहीं जाएगा, उनका आयात नहीं होगा। जो मिथ्या छाप वाले होंगे उनका क्या होगा? आयात नहीं होगा। तो मिथ्या छाप वाले नहीं होंगे। जो शर्तों के अनुसार अनुज्ञप्ति आवश्यक होता है, परमिट आवश्यक होता है, अगर वो नहीं होगा तो भी वो उनका आयात नहीं होगा। इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों का अगर उल्लंघन के अधीन होगा तो भी उसका जो आयात नहीं किया जाएगा। तो लोग सभी इसके आंसर हो जाएंगे। अगला है, खाद्य कारोबारकर्ता के दायित्व किस धारा में बताए गए हैं? धारा 26 में खाद्य सुरक्षा जो कारोबारी करता होता है या फूड ऑपरेटर होता है, फूड बिजनेस ऑपरेटर इनको हम बोलते हैं, FBO बोलते हैं, फूड बिजनेस ऑपरेटर, इसके मतलब इसके बारे में क्या सही है? ये सुनिश्चित करता है कि कोई भी उत्पादन और या प्रोसेसिंग हो रहा है या इंपोर्ट हो रहा है तो वो अधिनियम के अनुरूप होता है, बिल्कुल सही है। कोई खाद्य वस्तु असुरक्षित है या मिथ्या छाप वाली है या मानक नहीं है, ये भी सही है। लोक स्वास्थ्य के विरुद्ध नहीं है, ये भी ध्यान देता है। तो ये सारी चीज़ों का ये ध्यान देगा जो फूड कारोबारी है, नहीं तो उसको सजा हो जाएगी। अगला है, विनिर्माताओं, वितरकों और विक्रेताओं का दायित्व किस अधिनियम के तहत, किस धारा के तहत बताया है? मतलब जो कि मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, जो डिस्ट्रीब्यूटर होंगे, जो सेलर होंगे, उनका जो दायित्व होगा, है ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, वो किस धारा में बताई गई है? तो वो धारा 27 में बताई गई है ना। जो विनिर्माता होंगे, मतलब जो मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, जो मैन्युफैक्चरर होंगे जो करेंगे, इसके अलावा जो डीलर होंगे, उनकी जो शक्तियां हैं वो किस में बताई गई है? धारा 27 में बताई गई है। धारा 28 में क्या बताई गई है? खाद्य को वापस लेने की क्रिया। कोई भी खाद्य पदार्थ मार्केट में खराब आ गया है, नुकसानदायक है, तो उसको ऑपरेटर जो है उसको वापस ले लेगा। किस धारा के तहत खाद्य को वापस ले लेगा? 28 के तहत। धारा 26 क्या बताता है? खाद्य कारोबारी के दायित्व बताता है। धारा 26 किसके दायित्व बताता है?
खाद्य कारोबारी के दायित्व तो बताता है धारा 26। धारा 26 क्या बताता है? खाद्य कारोबारी के दायित्व तो बताता है। इसके अलावा जो धारा 29 होती है वो क्या बताती है? जो अधिनियम है, अधिनियम को हमें प्रवर्तन करना है, अधिनियम को लागू करना है, तो अधिनियम के प्रवर्तन के लिए जो उत्तरदायी अधिकारी होंगे, जो उत्तरदायी ऑफिसर होंगे, उनके बारे में कौन बताता है? उनके बारे में धारा 29 बताती है। अगला क्वेश्चन है, क्या अधिनियम के अधीन यदि कारोबारी कर्ता को यह विश्वास हो जाता है कि जो उत्पादित माल बाजार में है वह मानव स्वास्थ्य के लिए मतलब अस्वास्थ्यकारक है, अपर्याप्त है या अच्छा नहीं है, तो वो माल को क्या कर सकता है? तो वो माल को वापस बुला सकता है। वो माल को वापस लेने कर सकता है किसके तहत? धारा 8। मैंने बताया था माल को वापस किस धारा के तहत कर सकते हैं? यदि लगता है कि जो खाद्य पदार्थ है वो खराब है, उसे धारा 28 के तहत वापस बुला सकते हैं। खाद्य सुरक्षा आयुक्त की जो नियुक्ति की जाती है किस धारा के अंतर्गत की जाती है? अभी बताया था धारा 30 के अंतर्गत खाद्य सुरक्षा आयुक्त की नियुक्ति की जाती है। तो क्या हो जाएगा? धारा 30 के अंतर्गत हो जाएगा। और धारा 30 के अंतर्गत किसके द्वारा की जाती है? राज्य के लिए बात कर रहे हैं तो राज्य सरकार द्वारा की जाएगी। धारा 31 में जो खाद्य कारोबारी हैं उनका रजिस्ट्रेशन की बात करते हैं। खाद्य कारोबारी जो फूड ऑपरेटर रहते हैं, जो फूड बिजनेस ऑपरेटर रहते हैं, उनके रजिस्ट्रीकरण की बात करती है धारा 31। और धारा 37 क्या कहती है? एफएसओ की नियुक्ति। धारा 37 क्या बात करती है? खाद्य सुरक्षा अधिकारी की नियुक्ति की बात करती है। अगला है खाद्य कारोबारी, जो खाद्य कारोबार को अनुज्ञापन एवं रजिस्ट्रीकरण के लिए अनिवार्य बनाया गया है, तो किस धारा के अंतर्गत बनाया गया है? अधिनियम की धारा 31 के तहत। अधिनियम की धारा जो 31 है उसके तहत जो अनुज्ञापन होते हैं, परमिट हैं, इनको कोई व्यक्ति अगर खाद्य कारोबार करना चाहता है तो उसको परमिट होना जरूरी है, उसके पास रजिस्ट्रीकरण होना जरूरी है। किस धारा के तहत? धारा 31 के तहत ये होना जरूरी है। धारा 35 क्या कहती है? खाद्य विषाक्तता की सूचना, मतलब फूड पॉइजनिंग के बारे में जानकारी देती है। कौन सी खाद्य विषाक्तता के बारे में कौन सी धारा बताती है? धारा 35 खाद्य विषाक्तता के बारे में बताती है। धारा 30 क्या बताती है? जो खाद्य सुरक्षा आयुक्त होता है या फूड सेफ्टी कमिश्नर होता है उसकी नियुक्ति धारा 30 बताती है। और धारा 40 क्या बताती है? क्रेता द्वारा खाद्य का विश्लेषण। क्रेता द्वारा खाद्य का जो विश्लेषण किया जाता है वो कौन बताता है? धारा 40 बताता है। अगला है खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अधीन विषाक्तता की सूचना। अभी मैंने आपको बताया था धारा 35 के अधीन जो विषाक्तता के बारे में बताया जाता है। धारा 35 के अधीन जो पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायी होते हैं उनके द्वारा बताया जाता है कि कोई भी खाद्य पदार्थ जो है वो पॉइजन युक्त है या पॉइजनिंग वाला है, जहरीला है, खराब है, मानव के स्वास्थ्य को खराब करने वाला है। ये कौन सी धारा बताती है? धारा 35 में पंजीकृत चिकित्सा अधिकारियों द्वारा बताती है। खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अधीन जो अभिहित अधिकारी नियुक्त किया जाएगा, इसके अधीन जो एक अधिकारी नियुक्त किया जाएगा वो किस मतलब पंक्ति का होगा? तो खाद्य सुरक्षा आयुक्त के आदेश द्वारा, मतलब फूड सेफ्टी कमिश्नर के आदेश द्वारा उपखंड अधिकारी की पंक्ति का एक अधिकारी होगा जो इसके तहत एक अभिहित अधिकारी के रूप में नियुक्त किया जाएगा। वो कौन होगा? एक उपखंड अधिकारी की पंक्ति का होगा। कौन नियुक्त करेगा इसको? खाद्य सुरक्षा आयुक्त के आदेश द्वारा इसको नियुक्त किया जाएगा। खाद्य सुरक्षा अधिकारी की नियुक्ति किस में होगी? धारा 37 में होगी, अपन पढ़ चुके। खाद्य सुरक्षा अधिकारी की जो नियुक्ति की जाएगी वो किसके द्वारा की जाती है? तो खाद्य सुरक्षा आयुक्त द्वारा केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए अहर्ताओं का व्यक्ति को नियुक्त किया जाएगा। तो मेन इस किसके द्वारा होगी? फूड सेफ्टी जो कमिश्नर है उसके द्वारा नियुक्ति होगी। किसके अंतर्गत? धारा 37 के अंतर्गत। इसकी जो शक्तियां हैं उसका वर्णन धारा 38 में किया गया है। पदार्थ का नमूना लेना जो मानव के लिए उपयोग हो, ऐसे पदार्थों को अभिग्रहित कर सकेगा, खाद्य कारोबारकर्ता की सुरक्षित रख कर सकेगा, ये सभी जो होंगे इसके अंतर्गत आ जाएंगे। खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा जहां ऐसे किसी खाद्य का नमूना लिया जाता है उस नमूने की दर से संगणित उसकी कीमत कारोबारी को चुकाई जाएगी जिससे नमूना लिया गया है। कीमत नहीं चुकाई जाएगी अगर नमूना लिया जाता है तो उससे जो उसकी कीमत होती है वो चुकाई जाएगी। तो ए इसका आंसर हो जाएगा।
यदि खाद्य सुरक्षा अधिकारी अपने दायित्वों का निर्वहन किसी व्यक्ति को तंग करने या क्षति पहुंचाने के लिए करता है तो क्या वह दोषी होगा? हाँ, इस अधिनियम के अधीन इस अपराध का दोषी होगा और उसको 1 लाख तक का दंड दिया जाएगा। मतलब यदि फूड सेफ्टी ऑफिसर जो है वो इस तरह के कोई अपराध करेगा, है ना, और जानबूझकर किसी पे दोषारोपण करेगा जबकि उस व्यक्ति की गलती नहीं होगी, तो दंड दिया जाएगा। धारा 48 और 49 के तहत उसको क्या होगा, दंड दिया जाएगा और 1 लाख तक का दंड इसके अंतर्गत होता है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी के विरुद्ध यदि मिथ्या परिवाद किया जाएगा कि इसने गलत बोला है, तो उसको क्या किया जाएगा, तो इस अधिनियम के अधीन यदि वो इसका अपराध का दोषी होगा और जुर्माना जो 50,000 से कम नहीं और 1 लाख तक का हो सकेगा। मतलब उस पे 50,000 से कम नहीं, कम से कम 1 लाख का जुर्माना हो सकेगा यदि कोई व्यक्ति है जो अधिकारी है और बिना किसी उचित कारण से किसी के बारे में गलत सूचना डाल देता है और उसको बिना किसी गलत से उसको दोषी ठहरा देता है, जबकि उसने खाद्य व्यापारी ने अगर गलत नहीं किया हो फिर भी उसको कर देता है, तो उसको क्या होता है, उसको उसके तहत दंड दिया जाता है। और जो 50,000 से कम नहीं होता है और कम से कम कितना होता है, कम से कम 1 लाख तक का वो हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, क्या क्रेता द्वारा खाद्य का विश्लेषण कराया जा सकेगा? हाँ, कराया जा सकेगा। अभी अपन ने पढ़ा था धारा 40 के अधीन ये जो खरीदने वाला व्यक्ति है वो करा सकेगा। अधिनियम के अधीन अभियोजन चलाने की जो प्रक्रिया है मतलब उसके ऊपर केस लड़ने की जो प्रक्रिया है वो किस धारा के अंतर्गत हो सकती है? अभियोजन चलाने की जो प्रक्रिया होती है, अभियोजन की जो शक्ति होती है वो धारा 42 के अधीन होती है। अधिक्रम के अधीन जो अभियोजन हो गया, केस हो गया, आरोप सिद्ध करने की जो प्रक्रिया है वो किस धारा के अधीन हो सकती है? धारा 42 के अधीन हो सकती है ना। धारा 42 ये कहती है कि आप अभियोजन चला सकते हो। इसके अलावा धारा 43 जो है वो प्रयोगशाला जो होती हैं जहाँ पर खाद्य चेक होता है, प्रयोगशाला की जो मान्यता की बात करते हैं, प्रयोगशाला की मान्यता जो है, प्रयोगशाला का अनुसंधान है, प्रयोगशाला की मान्यता है, वो किस में होती है? धारा 43 के अंतर्गत होती है। इसके अलावा जो लेखा परीक्षा के लिए जो मान्यता होगी, खाद्य सुरक्षा की जो लेखा परीक्षा है उसके लिए जो मान्यता होगी वो धारा 44 के अंतर्गत होगी। लेखा परीक्षा के लिए मान्यता धारा 44 के अंतर्गत होगी और धारा 45 में खाद्य विश्लेषक की नियुक्ति होगी। धारा 45 में किसकी नियुक्ति करेंगे? खाद्य विश्लेषक की नियुक्ति की जाएगी जो खाद्य का विश्लेषण करेगा। अगला है, जहां अभिहित अधिकारी खाद्य विश्लेषक की रिपोर्ट की समीक्षा करने के बाद यह निश्चय करेगा कि अपराध कारावास या केवल जुर्माने से दंडनीय है, वहां अभियोजन की मंजूरी के लिए कितने दिन के भीतर खाद्य सुरक्षा आयुक्त को वो भेजेगा? कितने दिन के भीतर भेजेगा? तो 14 दिन के भीतर खाद्य सुरक्षा आयुक्त को भेजेगा कि हाँ, ये जो रिपोर्ट आई है, जो खाद्य का विश्लेषण हुआ है, यह सही है या नहीं, ये 14 दिन के भीतर फूड कमिश्नर को या खाद्य सुरक्षा आयुक्त को भेजेगा। अगला है, खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 के अंतर्गत खाद्य विश्लेषक की नियुक्ति कौन सी धारा करती है? धारा 45 के अधीन खाद्य सुरक्षा आयुक्त द्वारा खाद्य विश्लेषक की नियुक्ति की थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। खाद्य विश्लेषक की नियुक्ति किस धारा में की जाती है? तो खाद्य विश्लेषक की जो नियुक्ति की जाती है वो धारा 45 के अधीन की जाती है। धारा 45 क्या बोलता है? खाद्य सुरक्षा आयुक्त द्वारा नियुक्ति का बोलता है, विश्लेषक की नियुक्ति, खाद्य विश्लेषक की नियुक्ति के बारे में बताता है, वो भी किसके द्वारा? खाद्य सुरक्षा आयुक्त द्वारा बताता है। अगला है, खाद्य विश्लेषक के जो कार्य होते हैं वो क्या क्या होंगे? खाद्य विश्लेषक क्या क्या काम करेगा? नमूना लेगा, है ना, और पैकेट प्राप्त करेगा, उसके अलावा तुलना करेगा कि पैकेट किस प्रकार का है, खाद्य पदार्थ के नमूने का विश्लेषण करेगा और 14 दिन के भीतर जो रिपोर्ट है वो अभिहित अधिकारी को भेजेगा। तो ये सभी इसके कार्य रहेंगे। खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 में जो अपराध और शास्ति के जो प्रावधान किए गए हैं वो किस धारा में किए गए हैं? तो अपराध और दंड के जो प्रावधान किए गए हैं वो अध्याय 9 में 48 से 67 तक किए गए हैं। कब से कब तक? 48 से 67 तक ये प्रावधान किए गए हैं।
अपराधों से संबंधित जो दंड है वो किस में दिया गया है? अध्याय 9 में 48 से 67 तक दिया गया है। अपराधों से संबंधित जो साधारण उपबंध होते हैं वो धारा 48 में दिए गए हैं कि यदि कोई व्यक्ति खाद्य पदार्थ में कुछ मिलाता है, घटिया पदार्थ मिलाता है, तो धारा 48 में उसका वर्णन है। धारा 49 में उनके लिए दंड का वर्णन है। धारा 50 में घटिया माल बेचने पर दंड है। घटिया खाद्य पदार्थों में जुर्माने से धारा 51 संबंधित है। मिथ्या छाप में धारा 52 संबंधित है, जिसमें 3 लाख तक का जुर्माना लगता है। धारा 53 भ्रामक विज्ञापन से संबंधित है। तो इस प्रकार अध्याय 9 धारा 48 से 67 किसके बारे में बात करती है? पेनल्टी और अपराध के बारे में बात करती है। शास्ति या जुर्माने के संबंध में न्याय निर्णय करते समय क्या ध्यान रखा जाएगा? उल्लंघन की पुनरावृत्ति तो नहीं हो रही है, व्यक्ति को जो हानि हुई है उसकी रकम कितनी है, अनुचित लाभ की रकम जो भी निर्धारणीय हो, जो दिलवाना हो, ये सारी चीज़ों का ध्यान रखा जाएगा। अगला है ऐसे खाद्य का विक्रय जो मांगी गई प्रकृति, तत्व या क्वालिटी का नहीं है, मतलब बेकार क्वालिटी का खाना है, उस पर कितनी मतलब दंड लगा जाएगा? उस पर 5 लाख से अधिक का दंड होगा। मतलब ये जो खाद्य पदार्थ है ये घटिया खाद्य पदार्थ में आएगा। और घटिया जो खाद्य पदार्थ है वो 51 घटिया खाद्य पदार्थ है वो किस धारा में आ जाएगा? धारा 51 में आ जाएगा। और धारा 51 में अगर खाद्य पदार्थ जो अनुचित है, मांगी गई क्वालिटी का नहीं है, तो उस पर 5 लाख से अधिक का जुर्माना लग सकता है। और इस खाने को क्या बोलेंगे? घटिया खाद्य पदार्थ बोलेंगे। धारा 51 के तहत उस पर 5 लाख से अधिक का जुर्माना लग सकता है। अगला है अवमानक पदार्थ जो किसी एक व्यक्ति द्वारा विक्रय, विनिर्माण, आयात या निर्यात किया जाता है। कोई पदार्थ है और जो किसी व्यक्ति द्वारा आयात या निर्यात किया जाता है तो किस धारा के तहत दंडनीय होगा? तो वही उसको धारा 51 के तहत दंडनीय होगा। और धारा 51 के तहत उसको 5 लाख से अधिक का जुर्माना लगाया जाएगा, क्योंकि वो खाना कैसा होगा? अवमानक होगा, मतलब वो क्वालिटी वाला नहीं होगा। और यदि क्वालिटी वाला नहीं होगा तो उसको धारा 51 के तहत दंड दिया जाएगा। इसके अलावा कोई घटिया माल को बेचता है, बेकार क्वालिटी का बेचता है, तो वो धारा 50 में आ जाता है। और घटिया खाद्य पदार्थ जो अवमानक होता है वो धारा 51 में आ जाता है। 5 लाख तक का दंड उसमें देते हैं। मिथ्या छाप वाला जो पदार्थ होता है धारा 52 में उसके तहत दंड दिया जाता है। उसमें कितना दंड दिया जाता है? उसमें 3 लाख रुपए तक का दंड दिया जाता है। जो मिथ्या छाप वाला, गलत ब्रांड वाला देता है, इसमें सुधार के लिए भी बोला जा सकता है और नष्ट करने का आदेश भी दिया जा सकता है। और उसमें 3 लाख रुपए तक का दंड होता है। भ्रामक विज्ञापन जिसमें खाद्य की प्रकृति, तत्व, गुणवत्ता के रूप में मिथ्या गारंटी दी गई हो, तो भ्रामक अगर विज्ञापन देता है तो उस पर 10 लाख रुपए तक का दंड हो सकता है धारा 53 के तहत। धारा 53 के तहत उस पर कितने का दंड हो सकता है? 10 लाख रुपए तक का दंड उस पर हो सकता है। यदि कोई व्यक्ति भ्रामक विज्ञापन देता है तो कितना? 10 लाख रुपए तक का दंड हो सकता है। अधिनियम के अधीन जहां किसी उल्लंघन के लिए शास्ति का उपबंध नहीं है वहां शास्ति क्या होगी? शास्ति का मतलब क्या होगा? पेनाल्टी। मतलब यदि कोई उल्लंघन होता है और उसके लिए कहीं भी कोई प्रावधान नहीं किया हो कि इसके लिए इतना मतलब जुर्माना नहीं डिसाइड किया गया हो, तो वहाँ पर लेकिन इनके अधीन कोई इस प्रकार का उल्लंघन करता है तो उसको कितनी सज़ा दी जाएगी? कितने रुपए की दंडित किया जाएगा? 2 लाख रुपए से उसको दंडित किया जाएगा यदि अधिनियम में उसका जिक्र नहीं है और खाद्य पदार्थ में गड़बड़ी करता है और उसके लिए कोई दंड निश्चित किया नहीं गया है अधिनियम के अधीन, तो उस पर 2 लाख रुपए तक का दंड दिया जाएगा। फ्रेंड ये देखिए, ये हमारे एफएसओ के धमाकेदार बैच हैं सारे के सारे। एक एमसीक्यू बैच है, एक ट्रिकी बैच है, नोट्स बैच है, क्रैश कोर्स बैच है, रिवीजन बैच जो हो रहा है। रिवीजन बैच सबसे महत्वपूर्ण बैच है। इसके अलावा आपको टेस्ट नहीं देना है तो आप हमारे ये ट्रिकी बैच ले सकते हैं, जहाँ पे ये सारे अधिनियम, जितने भी अधिनियम है, आपका ये एफएसएस एक्ट हो गया, इसके अलावा पार्ट ए के भी आपके 4 अधिनियम हैं, ये सारे आपको ट्रिक द्वारा याद कराए जाएंगे। इसमें आपको हस्तलिखित नोट्स भी मिलेंगे, रिकॉर्डेड ट्रिकी वीडियो भी मिलेगा, संपूर्ण सिलेबस मिलेगा, सारा कुछ आपको नोट्स मिलेंगे, टेस्ट मिलेंगे, टॉपिक वाइज एमसीक्यू मिलेंगे। तो ये सारा कुछ आपको मिलेगा, तो आप इसको परचेस कर सकते हैं। ये हमारा एमसीक्यू कोर्स है, इसका चार्ज केवल 499 रुपये है। आपको ये सारे एमसीक्यू जो मैं करा रही हूँ सब कुछ आपको यहाँ पे टॉपिक वाइज मिल जाएगा, तो आप इसको परचेस कर सकते हैं। इसके अलावा ये हमारा क्रैश कोर्स है,
और ये इसमें पूरा पार्ट ए और बी दोनों कवर है। इसका 799 रुपये चार्ज है। ये सबसे अच्छा है, इसमें करंट अफेयर्स हो चाहे एमपी का पार्ट हो, ये सारा कुछ यहाँ पे करवाया जाएगा। पीवाईक्यू रहेगा, हर स्टेट का टेस्ट रहेगा, तो आप इसको परचेज़ कर सकते हैं। ये हमारा सबसे बेस्ट कोर्स है। डेली आपको टेस्ट हो रही है, डेली आपका टेलीग्राम पे रात को 9 बजे और शाम को 6 बजे टेस्ट होता है। टेस्ट में क्या आना है ये हम आपको 7 दिन पहले ही बता देते हैं। इसके अलावा उस टॉपिक की पीडीएफ, उस टॉपिक के नोट्स और वीडियो आपको एप्लीकेशन पर दे दी जाती है, जिससे आप तैयारी कर सकते हैं और डेली बेसिस पे आपकी तैयारी हो जाती है और आपके टारगेट जो होता है कंप्लीट होता जाता है। तो आप ये हमारा रिवीजन ले सकते हैं। आप कोई भी कोर्स हमारा ले सकते हैं एफएसओ के फोल्डर में जाके। आपको बस हमारे एप्लीकेशन पर जाना है, एप्लीकेशन पर एफएसओ फोल्डर मिल जाएगा, वहाँ जाके उसको चेक कर सकते हैं और वहाँ पे जाके आपको वो सारे कोर्सेज मिल जाएंगे जो आप लेना चाहते हैं, उन्हें आप ले सकते हैं और अपनी पसंद का कोर्स ले सकते हैं जो आपको पसंद हो। जैसे कि आपको एप्लीकेशन पर टेस्ट देना पसंद है तो आप हमारा एप्लीकेशन पर टेस्ट सीरीज़ है 599 वाली, वो ले सकते हैं। अगर आपको डेली टेस्ट देना है तो आप हमारा क्रैश कोर्स ले सकते हैं। आपको एमसीक्यू पढ़ना है तो आप हमारा केवल एमसीक्यू ले सकते हैं। और अगर आपको ट्रिक द्वारा सब कुछ पढ़ना है, ट्रिक वाले बैच में आपको क्रैश कोर्स तो अलग से लेना पड़ेगा, बाकी एमसीक्यू, टेस्ट सीरीज, थ्योरी नोट्स हो गए, ट्रिक की वीडियो हो गई, ये सारा आपको वहाँ पे मिल जाएगा। खाद्य सुरक्षा अधिकारी को खाद्य पहुंचाने एवं प्रतिरूपण रखने के अधीन दंड का प्रावधान किया गया है। ये किस धारा में किया गया है? तो ये किया गया है धारा 62 में। मतलब क्या बोल रहा है ये कि यदि कोई व्यक्ति बिना किसी उचित कारण के एफएसओ को अपना कर्तव्य करने से रोकता है या उसको खाद्य नहीं पहुंचाता या उस खाद्य की जो नमूना है, सैंपल है, वो एफएसओ को नहीं देता है, तो उसको धारा 62 के अधीन उसको सज़ा दी जाएगी। उस पर 3 माह की कैद और 1 लाख रुपए जुर्माना होगा। 3 माह की कैद होगी और 1 लाख का जुर्माना होगा। मतलब धारा 62 के तहत यदि वो एफएसओ को अपने कर्तव्य करने से रोकता है तो उसे 3 माह की कैद और 1 लाख का जुर्माना होगा। 61 में यदि मिथ्या सूचना देता है, गलत या भ्रामक जानकारी कोई देता है, तो उसमें जो दंड का जो प्रावधान है वो मिथ्या सूचना का दंड का प्रावधान धारा 51 में है। उसमें भी 3 माह की कैद है और 2 लाख का जुर्माना दिया गया है। इसके अलावा धारा 63 जो है वो बिना लाइसेंस के खाद्य व्यवसाय पर दंड देती है। यदि बिना लाइसेंस का कोई व्यक्ति खाद्य व्यवसाय चलाता है तो जो दंड देता है वो कौन देती है? धारा 63। धारा 63 जो है बिना लाइसेंस का यदि कोई व्यक्ति व्यवसाय चलाता है उसके लिए दंड की बात कहती है। और धारा 64 जो होती है दोबारा अगर गलती करते हो तो उसके लिए दंड की बात करती है। धारा 64 के अधीन दोबारा गलती के लिए होता है। अधिनियम के अधीन पश्चातवर्ती दंड होता है। पश्चातवर्ती दंड मतलब धारा 64 होता है। तो इसमें क्या होता है? दोगुना दंड दिया जाता है। दैनिक आधार पर 1 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है और उसका जो परमिट होता है वो रद्द कर दिया जाता है। मतलब अगर दोबारा से किया जाता है तो वो धारा 64 में दोबारा से के लिए होता है। दोबारा से अगर गलती करते हो उसके लिए हो जाए। जबकि धारा 63 में बिना लाइसेंस के खाद्य व्यवसाय के बारे में बात होती है। अधिनियम के अधीन उपभोक्ता को क्षति या मृत्यु की दशा में क्या प्रावधान किया गया है, क्या कंपनसेशन दिया जाएगा? तो ये उसकी बात धारा 65 में की गई है। धारा 65 में कहा गया है यदि भोजन के कारण उपभोक्ता को गंभीर चोट या मृत्यु हो जाती है उसे करीब 5 लाख रुपए तक का रुपये दिया जाएगा। यदि मृत्यु हो जाती है, अगर घोर क्षति हो जाती है तो उसे 3 लाख रुपए तक दिया जाएगा। ये धारा 65 में बोला गया है। धारा 65 में अन्य क्षति के मामलों में 1 लाख रुपए बोला जाता है। तो ये उपरोक्त सभी इसके आंसर हो जाएंगे। अगला है उपभोक्ता की मृत्यु की दशा में अंतरिम अनुरोध का आदेश न्यायिक अधिकारी न्यायालय द्वारा लिया जाएगा। कितने दिन के भीतर लिया जाएगा? तो घटना दिनांक से 30 दिन के अंतर्गत लिया जाएगा। मृत्यु की दशा में जो अंतरिम अनुरोध है का आदेश है वो न्यायिक अधिकारी या न्यायालय द्वारा कितने दिन के अंदर लिया जाएगा? 30 दिन के अंदर लिया जाएगा। कंपनी द्वारा अपराध के संबंध में किस धारा में अगर कोई कंपनी द्वारा कोई अपराध होता है, कंपनी के संचालन का प्रत्येक व्यक्ति प्रभारी इसके लिए जिम्मेदार होगा। किस धारा में? धारा 66 में। धारा 66 क्या बोलती है? कंपनी द्वारा जो अपराध है वो धारा 66 बोलती है। 65 क्या बोलती है? यदि गंभीर चोट आ गई हो खाद्य के कारण या उसकी मौत हो गई हो तो उसके बारे में धारा 65 बताती है। धारा 67 बताती है अवैध आयात। यदि खाद्य पदार्थों का अवैध आयात करते हो तो वो कौन सी धारा बताती है? धारा 67 अवैध आयात के बारे में बताती है।
अगला है न्याय निर्णय अधिकारी की जो नियुक्ति है उसके संबंध में किस धारा में प्रावधान है। राज्य सरकार जो होती है वो इसकी नियुक्ति करती है। राज्य सरकार न्याय निर्णय अधिकारी की नियुक्ति करती है जो जिला मजिस्ट्रेट से नीचे का नहीं होता है और ये अधिकारी उस जिले का होगा जहाँ पर अपराध हुआ है। तो उसके लिए न्याय निर्णय अधिकारी की नियुक्ति राज्य सरकार करती है। किसके अधीन? धारा 68 के अधीन। धारा 66 में क्या कौन अपराध करता है? कंपनी अपराध करती है। और धारा 67 में क्या होता है? अवैध आयात के बारे में जो बात होता है वो धारा 67 में बात कही जाती है। अगला है न्याय निर्णय अधिकारी की नियुक्ति किस में की जाती है? राज्य सरकार द्वारा की जाती है। किस सेक्शन में, किस धारा में की जाती है? धारा 68 में की जाती है। न्याय निर्णय अधिकारी कौन होगा? जो न्याय निर्णय अधिकारी होगा वो जिला मजिस्ट्रेट से न्यून अधिकारी, मतलब जिला मजिस्ट्रेट से कम अधिकारी नहीं होगा, उसके ही लेवल का होगा। अपराधों के जो समन करने की शक्ति होती है वो किसके पास होती है? खाद्य सुरक्षा के आयुक्त द्वारा अभित अधिकारी, मतलब खाद्य सुरक्षा के आदेश द्वारा जो अधिकारी नियुक्त किया जाएगा उसके पास अपराधों को समन करने की शक्ति होगी। और ये किस धारा में कहा गया है? धारा 69 में बोला गया है कि खाद्य सुरक्षा आयुक्त लिखित आदेश द्वारा नामित अधिकारी के माध्यम से अपराधों को समन करने की स्वीकृति दे सकेगा। छोटे खाद्य निर्माताओं, फेरी वाले, जो स्टॉल धारक हैं, ऐसे व्यक्तियों से धन स्वीकार भी कर सकते हैं और छोटे बिजनेस वाले को राहत भी प्रदान कर सकते हैं। धारा 69 में अपराधों के समन करने की शक्ति दी गई है खाद्य सुरक्षा के आदेश द्वारा। क्या कारावास से दंडित अपराधी का समन मतलब बुलाया जा सकेगा? नहीं, जो कारावास से दंडित है उसको समन नहीं किया जा सकेगा। खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम के अंतर्गत जो संक्षिप्त विचारण की शक्ति होती है वो न्यायालय को किस धारा के प्राप्त होती है? तो मामले का जो संक्षिप्त विचारण करने की शक्ति है धारा 73 के अंतर्गत होती है। जिन अपराधों को विशेष न्यायालय द्वारा नहीं सुना जाता है तो उन्हें प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट जो होता है या महानगर मजिस्ट्रेट उसको दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत सुन सकता है। किसमें? धारा 73 के अधीन। धारा 73 के अधीन मामलों को संक्षिप्त विचारण की शक्ति होती है। और धारा 75 में मामलों को जो बड़ी अदालत है उसमें स्थानांतरित कर सकते हैं, मामलों को स्थानांतरित कर सकते हैं धारा 75 में। धारा 76 में अपील करने का अधिकार है। अपील करने का अधिकार किस में है? धारा 76 में है। और अपील मतलब आप दूसरी जगह पर अपील कर सकते हो, ये अपील किया गया है। धारा 76 में अपील करने का अधिकार दिया गया है। जबकि धारा 60 बोलती है किसी भी जो भी वस्तु ली गई है, अधिकारी ने कोई वस्तु ली है उससे जो छेड़छाड़ अगर करोगे, कोई वस्तु को ग्रहण किया गया, नमूने को लिया गया, उससे छेड़छाड़ करोगे, उसमें बदलाव करोगे तो धारा 60 के अधीन उसको दंड दिया जाएगा 6 माह का कारावास और लगभग 2 लाख तक का दंड दिया जाएगा धारा 60 के अधीन। अगला है संक्षिप्त विचारण में जो संक्षिप्त विचारण की न्यायालय की शक्ति है उसमें न्यायालय अभियुक्त को अधिकतम कितने माह का दंड दे सकता है? जो संक्षिप्त विचारण में न्यायालय की शक्ति है, न्यायालय उसको कितने तक का दंड दे सकता है? उसको 1 साल तक का दंड दे सकता है अधिकतम। संक्षिप्त विचारण में न्यायालय अभियुक्त को कितना दंड दे सकता है? 1 वर्ष तक का दे सकता है। किन मामलों के लिए विशेष न्यायालय एवं लोक अभियोजक की नियुक्ति की जाती है? तो उपभोक्ता की घोर क्षति हो गई हो, मृत्यु हो गया हो, या जो 3 वर्ष से अधिक कारावास वाले अपराध होते हैं उनके लिए विशेष न्यायालय एवं लोक अभियोजक की नियुक्ति की जाती है। खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत जो अपील संबंधी प्रावधान है वो किस धारा में किए गए हैं? अभी मैंने आपको बताया था अपील करने का अधिकार धारा 76 में किया गया है। अपील करने का अधिकार किस में है? धारा 76 में है। मामले को स्थानांतरण करने का अधिकार धारा 75 में है। धारा 77 में समय सीमा दी है अभियोजन की कि 1 वर्ष की अवधि के बाद उसका मामला नहीं लिया जाएगा, तो समय सीमा धारा 77 में दी गई है। और जो धारा 78 है, विनिर्माता जो मैन्युफैक्चरर होगा उसको पक्षकार बनाने की शक्ति है। विनिर्माता पक्षकार होगा, वो शक्ति जो दी गई है, विनिर्माता को पक्षकार बनाने की जो शक्ति दी गई है वो किस धारा में दी गई है? धारा 78 में विनिर्माता को पक्षकार बनाने की शक्ति दी गई है। किसमें? धारा 78 में।
अगला है विशेष न्यायालय के निर्णय से व्यथित व्यक्ति द्वारा अपील की जा सकेगी। कहाँ की जा सकेगी? तो 45 दिन के भीतर उच्च न्यायालय में कोई व्यक्ति है, विशेष न्यायालय ने कोई गलत फैसला सुना दिया है तो वो 45 दिन के अंदर अंदर उच्च न्यायालय में अपील कर सकता है। तो उसको अपील करने का अधिकार है धारा 76 में। धारा 76 में क्या है? उसको अपील करने का अधिकार है। और धारा 75 में मामले को स्थानांतरण करने का अधिकार दिया गया है। अपराधों के अभियोजन के लिए जो समय सीमा है वो कितनी होगी? अपराध की दिनांक से 1 वर्ष की समाप्ति तक। और खाद्य सुरक्षा आयुक्त द्वारा यदि कारण बता दोगे कि कुछ कारण से लेट हो गया है और खाद्य सुरक्षा आयुक्त मान जाएगा तो 3 वर्ष तक भी हो सकती है। तो आ और सा दोनों इसका आंसर हो जाएगा। न्यायालय द्वारा विनिर्माता, आयातक, निर्यातक, वितरक को पक्षकार बनाने की शक्ति किस धारा में दी गई है? धारा 78 में आयातक, निर्यातक को पक्षकार बनाने की शक्ति दी गई है। आयातक जो निर्माता हैं, आयातक हैं, उनको पक्षकार बना सकते हैं किसी भी ऐसे व्यक्ति को जो अपराध का कर्ता नहीं है लेकिन मामले की जांच के लिए आवश्यक होता है। धारा 77 में क्या दिया गया है? समय सीमा दी गई है ना, जो 1 साल तक हो सकती है और आयुक्त के कहने पर 3 साल तक हो सकती है ना। और पक्षकार की बात किस में की गई है? धारा 78 में की गई है। और धारा 80 में बचाव के बारे में बताया गया है कि क्या बचाव के आधार हो सकते हैं। अपराधों की समय सीमा का उल्लेख किसमें किया गया है? अपराधों की समय सीमा का उल्लेख धारा 77 में अपराधों की समय सीमा का उल्लेख किया गया है। और धारा 78 में पक्षकार बनाने की बात की गई है और धारा 80 में बचाव के आधार की बात की गई है। प्रतिरक्षा या बचाव जिसे अभियोजन में अनुज्ञात किया जा सकता है ना, वो क्या हो सकता है? तो विज्ञापन के प्रकाशन से संबंधित, सम्यक तत्परता से प्रतिरक्षा या खाद्य की उठाई धराई से संबंधित प्रतिरक्षा। तो तीनों से ही बचाव के लिए अभियोजन में अनुज्ञात किया जा सकता है या उससे जहाँ पे केस लड़ रहे हो वहाँ पे इसके बारे में बताया जा सकता है। खाद्य प्राधिकरण के जो बजट, लेखा परीक्षा और रिपोर्टों का संबंध में प्रावधान है वो किस धारा में किया गया है और किस अध्याय में किया गया है? अध्याय 11 की धारा 81 से 84 जो है वो खाद्य प्राधिकरण के बजट, लेखा परीक्षा और रिपोर्टों के बारे बताती है। अध्याय 11 का 81 से 84। राज्य सरकारों को निर्देश देने की शक्ति का वर्णन किस धारा में किया गया है? तो राज्य सरकारों को निर्देश देने की शक्ति जो है, केंद्र सरकार राज्य सरकार को निर्देश दे सकती है धारा 86 के अंतर्गत। धारा 86 के अंतर्गत केंद्र सरकार राज्य सरकार को निर्देश दे सकती है। धारा 85 में केंद्र सरकार जो है फसाई को निर्देश दे सकती है। केंद्र सरकार फसाई को निर्देश दे सकती है धारा 85 में। और 86 में किसको निर्देश दे सकती है? राज्य सरकार को निर्देश दे सकती है। ये फसाई की शक्तियां हैं। धारा 85 में केंद्र सरकार को फसाई को दे सकती है केंद्र सरकार, धारा 86 में राज्य सरकार को दे सकती है। और धारा 87 ये बोलती है जो फसाई के जो सदस्य होंगे या जो कमिश्नर होंगे वो क्या माने जाएंगे? लोक सेवक माने जाएंगे। ये किस में बोला गया है? ये धारा 87 में बोला गया है। और धारा 88 बोलती है कि सारी जो कार्यवाही होगी वो सद्भावना पूर्वक होगी। जितनी भी कार्यवाही होंगी वो कैसी होंगी? सद्भावना पूर्वक होंगी। ये किस में बोला गया है? धारा 88 में बोला गया है। सद्भावना पूर्वक की गई कार्यवाही का संरक्षण किसमें किया गया है? धारा 88 में सद्भावना पूर्वक कार्यवाही के बारे में बताया गया है कि अधीन जो सभी कार्यवाही होंगी, सभी अधिकारी एवं कर्मचारी को सिविल एवं अन्य कार्यवाही के विरुद्ध किया जाएगा और सद्भावना पूर्वक होगा। केंद्र सरकार की जो नियम बनाने की शक्ति है वो किस धारा में कही गई है? केंद्र सरकार जो नियम बना सकती है वो धारा 91 में बना सकती है। केंद्र सरकार जो नियम बना सकती है वो धारा किस में बना सकती है? 91 में बना सकती है। फसाई के कर्मचारी का जो ट्रांसफ़र है या स्थानांतरण है, फसाई के कर्मचारियों का जो स्थानांतरण है वो किस में होता है? धारा 90 के तहत फसाई के कर्मचारियों का स्थानांतरण हो सकता है। इसके अलावा धारा 77 क्या बोलती है? समय सीमा। अभियोजन के लिए समय सीमा, जो केस लड़ रहा हो उसके लिए समय सीमा कितने हैं? धारा 77 में है। फ्रेंड, डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आप मेरे व्हाट्सएप, टेलीग्राम, फेसबुक, ट्विटर से जुड़ सकते हैं।
मेरी इंस्टाग्राम आईडी है आकांक्षा 1957। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर भी आपको महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर मिल जाएंगे। टेलीग्राम पर भी आपको हमारी पीडीएफ मिल जाएगी। और एमसीक्यू पीडीएफ के लिए आपको एक बार ही हमारी एप्लीकेशन पर जाकर देख लीजिएगा। एफएसओ का अलग फोल्डर बनाया हुआ है, वहाँ आपको बहुत अच्छे अच्छे कोर्स मिल जाएंगे। आज शाम को आपको जो झारखंड का एफएसओ का पेपर है वो सॉल्व करवाऊंगी। हो सकता है उससे कुछ हम जब डिटेल में पढ़ें तो उससे संबंधित आपके कुछ पेपर जो हैं वहाँ पर बन सकें। अगला है जो राज्य सरकार के नियम बनाने की शक्ति है वो किस धारा में है। धारा 94 में राज्य सरकार नियम बना सकती है। धारा 94 में राज्य सरकार बना सकती है। धारा 91 में केंद्र सरकार बना सकती है। और धारा 77 में क्या है, समय सीमा है। कितने समय सीमा में जो है जो केस हुआ हो, खाद्य की जो शिकायत है वो कितने समय सीमा में की जा सकती है, वो धारा 77 में बताया गया है। कठिनाइयों को दूर करने का जो प्रावधान है वो किस धारा में कहा गया है। कठिनाइयों को दूर करने का प्रावधान धारा 101 में किया गया है। धारा 101 के तहत अधिनियम के प्रारंभ के 3 वर्ष की समाप्ति के तहत कठिनाइयों को दूर किया जा सकता है। अधिनियम के 3 वर्ष की समाप्ति तक है ना, ये धारा 101 में बोला गया है। खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम की किस धारा में खाद्य सुरक्षा अधिकारी की सख्ती की बात की गई है। धारा 38 में सख्ती की बात की गई है। खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम के तहत किसी खाद्य पदार्थ की वारंटी देने के लिए कौन उत्तरदायी होगा, तो विनिर्माता, वितरक, व्यापारी, ये सभी ही उत्तरदायी होंगे। अगला है खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम की किसी खाद्य का क्रेता द्वारा विश्लेषण कराने का प्रावधान। विश्लेषण कराने का प्रावधान किस धारा में होगा। धारा 41 जो है किसी भी खाद्य का विश्लेषण कराने के बारे में कहती है, मतलब कोई भी खाद्य सैंपल ले जाकर उसका विश्लेषण कराया जा सकता है। ये कौन सी धारा बोलती है, ये धारा 41 बोलती है। कौन सी बोलती है, ये धारा 40 बोलती है, सॉरी, विश्लेषण कराने के बारे में। और जबकि जो धारा 41 है वो तलाशी के बारे में बताती है, तलाशी खोज के बारे में धारा 41 बताती है। धारा 48 बताती है अपराधों से संबंधित जो साधारण उपबंध है, अपराध जो अगर करते हो उससे संबंधित जो उपबंध है, धारा 48 बताती है। धारा 50 बताती है घटिया माल बेचने पर दंड। घटिया माल अगर कुछ कोई बेचता है तो उस पर जो दंड की बात बताती है वो धारा 50 बताती है। 48 से 67 है अध्याय 9 में, वो पूरा दंड के बारे में ही प्रावधान किया गया है। प्रतिवाद खाद्य पदार्थों के संबंध में खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की जो धारा 25 है वो किसके बारे में बताती है। धारा 25 बताती है कि जो खाद्य वस्तुओं के जो आयात होंगे वो अधिनियम के अधीन होंगे, मतलब उनका क्या विक्रय किया जा रहा है, क्या भंडारण किया जा रहा है, ये सभी जो होंगे धारा 25 के अधीन होंगे, मतलब नियम के अधीन होंगे। अभियोजन में अनुज्ञात किए जा सकने वाले या ना किए जा सकने वाले जो प्रतिवाद है उसका प्रावधान किस में किया गया है। धारा 80 में किया गया है। मतलब जो भी अभियोग चलाया जाएगा, आरोप चलेगा, केस लड़ाया जाएगा, तो उसमें मतलब जो प्रतिरोध में बोला जाएगा, जो सामने से बोला जाएगा, उसका प्रावधान किस में बोला गया है कि किस तरह से केस लड़ा जाएगा, क्या क्या बातें की जाएंगी, तो ये किस धारा में बोला गया है। ये बचाव का आधार की बात बोल सकते हैं, ये कि जो बचाव कैसे कर सकते हो, तो बचाव की जो बातें हैं वो धारा 80 में बोल सकते हैं कि जो हमारे खिलाफ कंप्लेन चलाई जा रही है, केस लड़ा जा रहा है, वो गलत है। ये किस धारा में कहा गया है, धारा 80 में बोला गया है। धारा 19 में अधिरोपित करने की मजिस्ट्रेट की सख्ती के बारे में बताया गया है, धारा 19 में। इसके अलावा फसाई का जो बजट है उससे रिलेटेड बातें की गई हैं धारा 81 में। और 22 में फसाई का जो वित्त है फसाई का वो बताया गया है धारा 82 में। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का क्वेश्चन। आशा है वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसमें आपको मैंने जो एफएसएस एक्ट है वो पूरा पढ़ा दिया है। बहुत ही शानदार ये प्रश्न है, इससे बाहर आपका एक भी प्रश्न नहीं जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। शाम को एक और बहुत शानदार वीडियो लेके आने वाली हूँ, साथ में मध्य प्रदेश के भी क्वेश्चन पार्ट 1 के भी लेके आऊँगी, तो उसको चैनल को फॉलो जरूर कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।